Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, we have completed the two parts of our story, The Ghat of the Only World. Now, this one is the last part, last explanation of that lesson. Now, once in a conversation, he told me that he also loved Bengali food. I protested, but Shahid, you have never been to Calcutta? एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें बंगाली खाना बहुत पसंद है। तो मैंने इस बात को प्रोटेस्ट किया, विरोध किया इसका कि आप तो कभी कोलकाता गई नहीं। तब उन्होंने कहा कि हम उनके जो एक दोस्त थे वो उनके लिए भोजन लाते थे। जब उसे खाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। देश में हर जगह, मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना, कि व्यंजन और कपड़े और संगीत जो हैं ये अद्भुत चीजें हैं, इनके साथ आदमी खुश क्यों नहीं रह सकता। वे रुके और धीरे से कहा, कम से कम यहाँ हम एक ऐसी जगह बनाने में सफल रहे हैं जहां हम सब अच्छी चीजों के कारण एक साथ आ सकते हैं। कई अच्छी चीजों में से जिसमें उन्हें आनंद आता था वो है बेगम अख्तर के संगीत से ज्यादा उन्हें कुछ भी प्यारा नहीं था। जब वे किशोर अवस्था में थे उनके एक मित्र के माध्यम से महान गजल गायक से मिले थे और वह उनके जीवन में एक स्थायी उपस्थिति और प्रभाव बन गई थी। शाहिद के पास उनकी हाजिर जवाबी के कई कहानियों का एक पिटारा भी था। शाहिद खुद भी बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने एक अपना ऐसा पॉइंट मूवमेंट था वो शेयर किया कि बार्सिलोना हवाई अड्डे पर वो आ रहे थे तो उनको जो सुरक्षा गार्ड था उसने उनको प्लेन पे चढ़ने से रोका। तो वो महिला थी, जो गार्ड थी वो महिला थी, और उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं कवि हूँ। तो बोला तो आप स्पेन में क्या कर रहे हैं। तो शाहिद ने जवाब दिया कि मैं कविता लिख रहा हूँ। तो कोई मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला कि नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, कि प्रश्न क्या है इसका मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहिद अपने उत्तर में कविता का काम कर रहे थे। तो उस महिला ने चिढ़कर पूछा कि क्या जो दूसरे यात्रियों के लिए खतरनाक हो। तो इस पर शाहिद ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा था, सिर्फ मेरा दिल। तो ये सब जो थे वो उनके वाइल्डन मोमेंट्स थे। और ये जो कविता है बार्सिलोना एयरपोर्ट में, ये एक ऐसा अवसर था जहां पर उन्होंने ये लिखा, एक संजोग था और इन पलों को उन्होंने संजो के रखा हुआ था। इसके बाद 7 मई को उनको उनके साथ रहने का मौका मिला। ये अवसर जो था वो सामने से खुद ही आया। शाहिद मैनहट्टन के ब्रुच कॉलेज में सन ईयर 2000 में वो वहां पर एक क्लास लेने गए थे। तो वहां पर जब गए, ये उनकी आखिरी क्लास थी क्योंकि उसके बाद उनका हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था। तो जब वो क्लास में पहुंचे तो वहां पर ये देख के समझ में आया कि जो बच्चे थे वो उनको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने एक पत्रिका छापी थी, उसकी एक प्रति जो थी उन्होंने उसको, एक कॉपी जो थी उनको भी दी थी। तो शाहिद अपनी तरफ से इस अवसर पर कम से कम उदासी से घिरे हुए नहीं थे। तो लास्ट में शुरू से अंत तक वह चमकते हुए दीवा के जैसे लग रहे थे, अख्तर का अवतार लग रहे थे, हंसी और नखरे के साथ। जब एक जो इंडियन एक स्टूडेंट थी वो धीरे देर से आई तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के बोले, आह माय लिटिल सब कॉन्टिनेंटल हैड अराइव्ड, आह मेरी छोटी उपमहाद्वीप आ गई, अपने हाथ पकड़कर बेहोशी का नाटक करते हुए। और एक दक्षिण एशियाई को देखना मेरे लिए देशभक्ति की लहर के समान था। तो इस टाइम पर उन्होंने जो पेन स्टेट में उनका समय, उन्हें बहुत अदम्य आनंद के साथ याद आया कि वो एक पाठक के रूप में थे, तो बोले मैं एक कवि के रूप में खड़ा हुआ था और मैं एक प्रेमी के रूप में बड़ा हुआ। तो वहां जो स्नातक वाले छात्र थे तो वो उनके साथ हमेशा उस समूह में रहे जो कि भारतीय थे। फिर उसके बाद 1999 में प्रोफेसर नियुक्त किया गया था उनको सॉल्ट सेल सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में। वह यूटा से छुट्टी पर थे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एक संक्षिप्त कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया था और 2000 में उनकी पहली बार जो उनकी फर्स्ट ब्लैकआउट हुआ था, थोड़ी क्षणिक अंधता थी, वो हुई थी।
इसके बाद 1975 में जब वो पेंसिल्वेनिया चले गए तो शाहिद मुख्य रूप से अमेरिका में ही रहे। उनके भाई पहले से वहां थे और उन बाद में उनकी दो बहनें जो थी वो भी वहां आ गई। शाहिद के माता पिता अभी भी श्रीनगर में ही रहते थे, लेकिन वो हर साल गर्मी की छुट्टियों में छुट्टियां बिताने उनके पास आते थे। और वो हमेशा अपने हृदय में वो दोनों दुखी रहते थे कि अमेरिका और भारत के बीच यात्रा करते हुए वो थोड़ा सा एक शाहिद जो थे वो उनको वहां की बढ़ती हुई हिंसा जो 1980 के दशक के अंत तक का क्षेत्र था जिसने उसको जब्त कर लिया था, वो उस टाइम पर उसको सोचकर वो थोड़ा दुखी हो जाते थे। तो उन्होंने बोले कश्मीर में राजनीतिक स्थिति के लगातार बिगड़ने, हिंसा और जवाबी हिंसा का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। तो जैसे जैसे ये टाइम वो हो रहा था तो ये एक आयरनी थी उनके लिए। तो केंद्रीय विषय जो उनके कार्य का केंद्र विषय वो बन गया था। तो रियलिटी में ये कहा जा सकता है कि कश्मीर पर लेखन ही था जिसमें कि उन्होंने अपना बेहतरीन काम किया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि शाहिद प्रवृत्ति से एक राजनीतिक कवि नहीं थे। उन्होंने उनको कई बार मैंने कहते सुना था कि यदि आप एक ऐसी जगह पर हैं और आपके पास लिखने को बस यही है, तब आपको लिखना बंद कर देना चाहिए। आपको अपनी कला का, अपनी शैली का सम्मान करना चाहिए। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह विषय जिस पर आप लिखते हैं। क्योंकि कश्मीर की जो नियति थी उसके बारे में वो दुखी थे, इसीलिए शाहिद ने पीड़ित की भूमिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जो कि वो बहुत आसानी से कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया होता तो वो आसानी से कोई टॉक शो या समाचार जो कार्यक्रम होते वहां पर स्थायी मेहमान बन जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो उनकी लाइफ में उन्होंने ये बताया कि जो शाहिद हैं उन्होंने वो सबसे करीब थे कश्मीर के, तो एक राष्ट्रीय कवि होने के। तो उन्होंने ये पलटकर जवाब दिया था कि एक राष्ट्रीय कवि शायद, लेकिन एक राष्ट्रवादी कवि नहीं बनेगा, कृपया वो मुझे नहीं बनाएगा। द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस की जो शीर्षक कविता में एक कवि कश्मीर वापस आता है और गिरती हुई मीनार के रक्षक की खोज में ये जो लाइन्स है वो कहता है कि नथिंग विल रिमेन, एवरीथिंग्स फिनिश्ड, कि कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आई सी हिज वॉइस अगेन, दिस इज अ श्रीन, मैं उसकी आवाज फिर से देखता हूं, यह एक शब्दों का मंदिर है। ऑफ यू विल फाइंड योर लेटर्स टू मी एंड माइन टू यू, कि तुम मुझे लिखे पत्र पाओगे और मैं तुम्हें लिखे। कम सन एंड टीयर ओपन दीज वैनिश्ड एनवलप्स, तो आओ बेटा और इन गायब लिफाफों को फाड़कर खोलो। Here, in these lines, he expressed his views about the Kashmir. तो अपनी मातृभूमि की इस कल्पना में वो खुद एक छवि बन गए हैं जो शांति के अंधेरे बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो दोनों शाहिद और शहीद, साक्षी और शहीद, उनका भाग्य जो कश्मीर के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ था, दोनों एक दूसरे के प्रीफिगर्ड थे, अग्रदूत थे। आई विल डाई इन ऑटम इन कश्मीर, मैं मर जाऊंगा शरद ऋतु में कश्मीर में। एंड द शेडोड रूटीन ऑफ ईच वेन, और प्रत्येक रंग की छायादार दिनचर्या। विल ऑलमोस्ट बी न्यूज द ब्लड सेंसर्ड, लगभग समाचार होगी, रक्त सेंसर हो जाएगा। फॉर द सैफ्रॉन सन एंड द टाइम्स ऑफ रेन, जो भगवा सूर्य है और द टाइम्स ऑफ रेन के लिए। तो उन्होंने अपने नोट्स में, यहाँ पे अमिताभ घोष ने अपने नोट्स में 5 मई को एक टेलीविजन का जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी उसको रिकॉर्ड है उनके पास। तो एक दिन पहले वो एक आवश्यक परीक्षण के लिए हॉस्पिटल गए थे, जो कि स्कैन होने वाला था उनका, कीमोथेरेपी से वो जिससे गुजर रहे थे। तो वो उनकी जो था वो उसका जो कोर्स था वो थेरेपी का, वो सही नहीं था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसका सही रिजल्ट नहीं आया। तो अब सारे बाकी जो उनके वो वैकल्पिक उपचार थे और सबको रोक दिया गया। दोपहर को 2:30 बजे के करीब उन्होंने उनका वो होना था, कीमो होना था। तो उन्होंने उस नंबर पर कई बार फोन लगाए, लेकिन कोई सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने दूसरी समय भी फोन लगाया, इस बार शाहिद नहीं फोन उठाया और सीधे उन्होंने कहा कि सुनो अमिताभ, खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मूल रूप से लोग मेरी सारी दवाएं बंद कर रहे हैं, कीमोथेरेपी वगैरह सब बंद हो जाएगी और मुझे 1 साल या उससे कम का समय दे रहे हैं। तो उन्हें ये संदेश
संदेह था कि अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, तो इस वजह से अब वो मुझे कुछ विकिरणें जो हैं वो देंगे, मगर वो कहते हैं उसकी भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो अचंभित सा मैं अपनी मेज पर उदासी से घूरते हुए मैंने उनसे पूछा कि अब आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं कश्मीर जाना वापस जाना चाहता हूँ मरने के लिए। और उनकी आवाज बिल्कुल शांत और एकदम चिंता मुक्त थी, अनट्रबल्ड थी, क्वाइट थी, कि अब मुझे अपना पासपोर्ट चाहिए, मुझे अपनी वहां वसीयत बनानी है, मैं अपने भाई बहनों के लिए कोई भी अव्यवस्था नहीं छोड़ना चाहता। इस तरह से उन्होंने उनसे बातें की। उसके बाद में क्या भी जो भी कारण हुआ हो, उन्होंने कश्मीर लौटने का जो था वो मन बदल लिया था कि वो कश्मीर नहीं जाने वाले थे। तो उन्होंने वो नॉर्थम्पटन में ही एमहर्स्ट के आसपास के क्षेत्र में आराम करने के लिए रह रहे थे, जो कि उनकी एक बहुत फेवरेट जगह थी। वो जगह उनको बहुत ज्यादा पसंद थी और उन्होंने अब डेथ के बारे में बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने डेथ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की थी। फिर उनकी कुछ एक जो पुरानी तस्वीरें थी जो बारिश के साथ धुल गई थी, तो उन्होंने लिखा है कि यस आई रिमेम्बर इट। हाँ, मुझे याद है, जिस दिन मैं मर जाऊंगा मैं तेज लाल रंग बिखेरूंगा। बहुत पहले उस आकाश में इसकी फैलती हवा, इसके भागते हुए रंजक और पृथ्वी का टुकड़ा। तो इस तरह से उन्होंने ये पूरी जो पोयम है वो लिखी हुई है। लास्ट टाइम मैंने शाहिद को 27 अक्टूबर को देखा था एमहर्स्ट में उनके भाई के घर पर। वो उस दिन थोड़ा रुक रुक के बात कर रहे थे, फिर कुछ देर बाद वो वैसे ही बात करने लगे जैसे पहले किया करते थे। वे जानते थे कि अब जो बहुत पहले से अब जो उनकी डेथ है वो बहुत पास में आ गई है, निकट आ गई है। तो अब मैंने पीड़ा और संघर्ष का कोई भी निशान उनके ऊपर नहीं देखा। वो अपने परिवार और दोस्तों के प्यार से घिरे थे, स्थिर थे, संतुष्ट थे और शांति में थे। उन्होंने एक बार बस मुझसे कहा था कि मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि मैं मृत्यु के बाद के जीवन में अपनी माँ से मिलूंगा। यदि मृत्यु के बाद का जीवन होता है तो मुझे इस बात का आभास था कि जब अंत निकट है तो यह उनकी सर्वोच्च सांत्वना थी। उनकी मृत्यु नींद में शांतिपूर्वक रात के 2 बजे 8 दिसंबर को हुई। अब उनकी अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंस में मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि इतनी संक्षिप्त एक दोस्ती के परिणाम स्वरूप इतना विशाल शून्य हो गया। अक्सर जब मैं अपने बैठक कक्ष में मीन्स अपने लिविंग रूम में रहता हूं तो मुझे उनकी प्रेजेंस याद आती है, खास तौर पर रात में जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था, ये फेयरवेल दिया था उन्होंने वर्ल्ड को। तो आई ड्रीम आई एम द घाट ऑफ द लोनली वर्ल्ड। So students, here we complete the explanation of our story, The Ghat of the Only World, in which we learn about the life of Shahid, which is written by Amitabh Ghosh as a promise. So you have to read this chapter once again and try to find the characters of Shahid.